अदिति उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक लड़की थी जो बाहर से आए टूरिस्ट ट्रैवलर्स को गाइड किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिल्ली से नील, सौरभ और आयु नाम के कुछ लड़के उत्तराखंड की हंसी वादियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अदिति गाइड करती है। वो तीनों एक पूरा दिन अदिति के साथ घूमने के बाद रात को एक होटल में रुकते हैं, जहां उसमें से एक लड़का सौरभ अदिति को खिड़की के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहने देखता है। जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी जीभ निकालकर उसको हाथों से इशारा करती है। सौरभ बिना किसी को कुछ बोले तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और बोलता है, बस आया मेरी जान, तुम जैसी गाइड करने वाली मिल जाए तो तुम्हारे पास से ही ना जाए कोई। मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? मुझे पता है मेरी जान, जब तुमने मुझे इशारा किया था मैं तब ही समझ गया था कि जो लड़का किसी लड़की को एक नजर देखता तक नहीं, वो तुम्हारी दी सदा से कैसे तुम्हारी ओर खिंचा चला आया। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, नहीं तो जल्दी से मुझे अपना बना लो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको लंबी किस करती है। किस करने के बाद वो उसके करीब जाती है, उसे अपनी जीभ से लिक करना शुरू करती है। उसके ऐसा करते ही सौरभ अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सारे लड़के राफ्टिंग के लिए रेडी हो अदिति के पास जाते हैं, जहां अदिति उनसे बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त सौरभ कहाँ है? पता नहीं साला कहाँ चला गया, रात से ही गायब है। इसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अब राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, पर आज आप सौरभ को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है और उस कमीने को ढूंढना बहुत जरूरी है। नील और आयु सौरभ को ढूंढने लगते हैं, जिसमें अदिति भी उनका साथ देती है। नील और आयु पूरा दिन उसको ढूंढते हैं, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लगता है। दोनों दोस्त थक हार कर रात में अपने होटल आ जाते हैं, जहां वो रुके हुए थे, और आपस में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है यार, आखिर सौरभ जा कहाँ सकता है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद नील बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर जाता है, जहां वो अदिति को अकेले शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसका भी सौरभ की ही तरह जी मचलने लगता है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, अरे अदिति जी, आप अकेली और यहाँ क्या हुआ? वो क्या है ना कि आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी कमी को पूरा कर दूंगा। सच? तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें अपनी जीभ का जादू भी दिखाऊंगी वहाँ। तुम्हारी जादुई जीभ है? वो कैसे? चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अदिति नील को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसके साथ भी ठीक सौरभ के जैसा ही करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नील को भी अपने साथ ना देखकर आयु हैरान हो जाता है और वो उसके वॉशरूम और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है, पर नील उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अदिति के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सच सच बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। अरे तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम टूरिस्ट लोग तो मेरे भगवान समान होते हो, मेरी रोजी रोटी चलती है इनसे। मेरे को ऐसा करके क्या मिलेगा, बताओ जरा। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भूला भरा बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो। आयु को कुछ समझ नहीं आता और उसका पूरा शक अदिति पर जाता है। वो अपने दोस्तों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देता है। पुलिस आसपास की जगह पर होटल में तलाशी करना शुरू कर देती है, पर उनको कहीं भी कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। वहीं आयु का अदिति पर शक गहरा होता जाता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर सौरभ और नील का कुछ अता पता ही नहीं चलता। पर आयु अपनी कोशिशों को जारी रखता है, साथ ही वो अदिति पर भी नजरें गड़ाए रखता है, पर उसे भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। थक हार कर वो तीसरे दिन शाम को
होटल के पार्क में के एक झूले पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से बारिश होती है और उसे सामने से हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए अदिति दिखाई देती है, जो ललचाई हुई आंखों से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। पर आयु अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलती है, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो सब की तरह उसको किस करती है और किस करने के बाद उसको बेड पर लेटाकर उससे बोलती है, मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? पहले मैं अपने दोस्तों को देखना चाहूंगा। इतना बोल आयु उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी तुम? इतना बोल वो अदिति की बड़ी सी अलमारी खोलता है, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों को अधमरे हालत में देखता है और बोलता है, ये क्या हालत कर रखी है तुमने मेरे दोस्तों की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे ना छोड़े, तुम सभी लोग हमेशा मेरे साथ रहो, पर मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम ये सब क्यों कर रही हो, और ऐसा क्या है तुम्हारी जीभ में जो तुम्हारी क्लिक करते ही सब बेहोश हो जाते हैं? सच सच बोलना, नहीं तो आज तुम्हारा सारा खेल यहीं मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। अदिति डर जाती है। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे स्मार्ट लड़के हमेशा मेरे साथ रहे, पर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं उनको बेहोशी की हालत में अपने साथ रखती हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझसे दूर ना जा सके। अच्छा, तो ये बात है, और तुम्हारी इस जादुई जीभ का क्या राज है? सच सच बताना, वरना बताती हूँ, मेरी जीभ में कोई जादू नहीं है। तो तुम्हारे लिख करते ही ये सब बेहोश कैसे हो जाते हैं? वो जब मैं उन्हें लिख करती हूँ तो मैं इससे छोटी सी सुई उनकी बॉडी में चुभा देती हूँ, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस सुई में मैंने एक बेहोशी की दवा लगा रखी है और कुछ नहीं। उसकी सारी सच्चाई सुन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं वो अपने दोनों दोस्तों को उसके चुंगल से सही सलामत निकाल लेता है। उनको होश में लाकर अगले ही दिन अपने साथ दिल्ली ले आता है, जहां वो सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं अदिति को अपने किए की सजा मिल जाती है। उनके साथ इतना सब होने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़कियों से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इसी तरह एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो सारे दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूनम और ललित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन कुछ समय बाद पूनम अपने ऑफिस के काम से इतना बिजी होने लगी कि वो ललित को टाइम नहीं देती थी और आए दिन घर से बाहर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ललित किचन में नाश्ता बना रहा था। तभी उसकी पड़ोसन आंचल उसके घर आती है और ललित को किचन में काम करता देखकर कहती है, आप क्यों किचन में काम कर रहे हैं? पूनम कहाँ है? यार तुम भी सुबह सुबह कैसे सवाल पूछ रही हो? ऐसा लग रहा है तुम पूनम को जानती ही नहीं हो। तुम हमारी पड़ोसन होने के साथ उसकी अच्छी दोस्त भी हो, फिर भी ऐसे अनजान बन रही हो। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही आपको किचन में काम करते देखा तो पूछ लिया। उसे अपने ऑफिस और काम से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो किसी और पर ध्यान देगी। आप काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? माफ करिए आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है? लड़ाई होने के लिए बात भी तो होनी चाहिए। जहाँ बात ही नहीं होती वहाँ लड़ाई कैसी? जी मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो, तुम अपना बताओ। आज सुबह सुबह तुम उसे कैसे ढूंढ रही हो? कुछ खास नहीं, मेरे घर गैस खत्म हो गई थी और बिना चाय पिए मेरा सिर दर्द होने लगता है, तो बस यही पूछने आई थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके किचन में एक कप चाय बना सकती हूँ। बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मुसीबत में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। वैसे वो घर पर है नहीं, ऑफिस के काम से बाहर गई है, लेकिन अगर होती भी तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेल्प करने के लिए थैंक यू। वैसे अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप चाय यहाँ भी पी सकती हैं। मैं बस बनाने ही जा रहा था। जी परेशानी कैसी? लेकिन एक शर्त है, चाय मैं बनाऊंगी। आप तब तक तैयार हो जाइए, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। ओके, थैंक यू। ललित इतना कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है और आंचल भी किचन में चाय बनाने लगती है।
कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर बातें करते हुए चाय पीते हैं और थोड़ी देर बाद ललित अपने ऑफिस और आंचल अपने घर चली आती है। यूं ही थोड़ा समय गुजरता है। तभी एक रोज शाम के समय ललित ऑफिस से घर आता है और बाइक खड़ी करते टाइम उसकी नजर बालकनी में खड़ी आंचल पर जाती है, जिसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, तुम यहाँ बालकनी में क्यों खड़ी हो शाम के समय? आपका इंतजार कर रही थी कि आप आने वाले हैं, इसलिए। सिर्फ इंतजार ही कर रही हो या कुछ बनाया भी है? भूख लगी है मुझे। बताइए क्या खाएंगे आप? जो भी आप प्यार से खिलाएं। बस करिए, जाइए अंदर, कोई सुन लेगा तो कुछ और ही समझ लेगा। ललित और आंचल आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ललित की पत्नी पूनम पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आपकी बातें पूरी हो गई हो तो अंदर चलें? तुम कब आई और बताया भी नहीं यार? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अब चले अंदर या यहीं सब कुछ पूछ लेंगे? चलिए मैडम, आपका हुक्म सर आँखों पर। इतना कहकर ललित पूनम के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी पूनम ललित से कहती है, मैंने तो सोचा था तुम मुझे मिस कर रहे होगे, लेकिन तुमने तो मेरी दोस्त से ही सेटिंग कर ली। मेरी सौतन लाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अगर ऐसे ही छोड़कर जाती रहोगी, हमारा ख्याल नहीं करोगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये क्या मजाक है? कहीं सच में तो आपका मेरी विधवा पड़ोसन से चक्कर नहीं चल रहा? तुम पागल हो क्या? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था और कुछ नहीं। अरे यार, वो एक विधवा है, उसके ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। अरे आज से पहले भी तो मैं तुम्हें कई बार छोड़कर गई हूँ बाहर ऑफिस के काम से, लेकिन आज से पहले तुमने कभी उस विधवा पड़ोसन की इतनी तारीफ नहीं की। फिर आज क्यों? क्योंकि पहले कभी उससे ठीक से बात ही नहीं हुई और अब एक दो बार हुई तो पता चला। वैसे नेचर से अच्छी लेडी है। ये देखो, अभी भी उसी की तारीफ। जरूर कुछ गड़बड़ है। पूनम और ललित आंचल को लेकर आपस में बहस कर रहे थे कि तभी आंचल उसके घर खाना लेकर आती है, जिसे देखते ही वो चुप हो जाते हैं। तभी आंचल कहती है, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। मैं बिना बताए ही आ गई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आओ ना। वो अभी ललित जी पूछ रहे थे कि क्या बनाया है, तो मैंने उन्हीं की पसंद के आलू के पराठे बनाए थे, तो सोचा दे दूं। क्या बात है आंचल, तुम्हें इनकी पसंद के बारे में भी पता चल गया। नाइस। आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि आपको आलू के पराठे पसंद है। तुमने जानने की कोशिश कब करी जो तुम्हें बताता? आंचल तुमसे पूछने आई थी, जो तुमने इसे बता दिया और मुझे नहीं। नहीं नहीं, मैं पूछने नहीं आई थी। वो जब तुम ऑफिस के काम से बाहर गई हुई थी ना, तो एक दिन मेरे घर की गैस खत्म हो गई थी। तब हम दोनों ने साथ चाय पी थी और बातें की थी। भगवान कसम, इन औरतों के पेट में कोई बात नहीं पच सकती। वैसे ही ये घायल शेरनी की तरह कब से पंजे मार रही है और ये और आग में घी डाल रही है। थैंक यू आंचल पराठों के लिए। मैं तुम्हारे बर्तन बाद में भिजवा दूंगा। ओके, मैं चलती हूँ। आंचल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम जोर जोर से रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। बताओ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई एक विधवा को मेरी सौतन बनाते हुए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो तुम्हारी भी दोस्त तो है। दोस्त? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं, सौतन है। खुद तो अपने पति को खा गई, अब मेरे पति पर डोरे डालने लगी है। आज तो मैंने सब कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज के बाद ये मुझे मेरे घर में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूनम इतना कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और ललित अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाता है। यूं ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय ललित ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी सामने से आ रही आंचल का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल कर गिरने वाली थी कि तभी ललित उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लेता है और वो फिसल कर गिरने वाली थी कि तभी ललित उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लेता है। उसी समय पूनम भी ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और उन्हें ऐसी हालत में देख लेती है, जिसे देखते ही वो उनके पास जाकर उन्हें दूर करते हुए कहती है, अरे वाह, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, तू तो मेरी सौतन ही बन बैठी। कभी चाय, कभी खाना, आज तो बाहों तक पहुंच गई। पूनम, जुबान संभाल कर बात करो, क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हें पूरी दुनिया में मेरा ही पति मिला था डोरे डालने के लिए। पूनम, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ। मानना पड़ेगा, मेरी इस विधवा सौतन का जादू तुम्हारे सिर पर कुछ ज्यादा ही चढ़कर बोल रहा है। बड़ी हमदर्दी हो गई है तुम्हें इससे, तो एक काम करो ना, इससे शादी भी कर लो। वैसे तो मेरी सौतन बन ही गई है, अब लीगल सौतन बना लो।
बस करो यार, बंद करो अपना मुंह। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अरे तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पे तो किया होता। अगर मेरा इसके साथ चक्कर ही होता और ये तुम्हारी सौतन ही होती तो मैं खाने की बात को गली में खड़े होकर नहीं चिल्लाता और सब कुछ तुम्हें नहीं बताता। अगर ऐसी बात है तो ये अभी तुम्हारी बाहों में क्या कर रही थी? अपनी आंखों से शक और सौतन की पट्टी हटाकर देखो। जमीन पर आंचल का पैर फिसल गया था और वो गिरने वाली थी। बस उसे बचाने के चक्कर में उसे पकड़ा मैंने। ललित बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे पति पर कोई डोरे नहीं डाल रही थी। कम से कम मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेती कि मैं एक विधवा हूँ। पूनम, सच में बहुत ही शक की औरत हो तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बार शांति से सारी चीजें देखो और समझो। ललित की बात सुनकर वहाँ खड़े और लोग भी ललित का साथ देते हैं और उसकी तरफ से बोलते हैं। सभी की बातें सुनने और सब कुछ देखने के बाद पूनम को गलती का एहसास होता है और वो अपनी विधवा पड़ोसन आंचल और अपने पति ललित से अपने किए गए बर्ताव की माफी मांगती है और दोबारा कभी उन पर शक ना करने का वादा करती है। सुबह ऑफिस जाते हुए रास्ते में अजय की टक्कर अपनी कलीग वेरोनिका से हो जाती है। अजय वेरोनिका को पसंद करता था, जिसके कारण टकराने पर वो उसे देखता रह जाता है। तभी वेरोनिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अजय, अजय, कहाँ खो गए तुम? तुम्हारी आंखों में। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसे घूरो मत, गलती से टकरा गई, जानबूझकर नहीं किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो सुबह सुबह तुम्हें देख लिया, बस अच्छा अच्छा फील हो रहा है। हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो। ऑफिस चलो, देर हो रही है। कुछ देर में दोनों ऑफिस जाते हैं। वेरोनिका अपने कैबिन में चली जाती है तो अजय उसे दूर से निहारता रहता है। तभी उसके पीछे से उसके सर पर एक जोर का चाटा आता है और अजय अपना सर खुजाते हुए कहता है, कौन कमबख्त है? मैं तेरा जिगरी दोस्त और मैं कमबख्त तो तू कम बुद्धि। शर्म कर, एक विधवा औरत को ऐसे नहीं ताड़ते। तू चुप कर, मैं उसे ऐसी वैसी नहीं अच्छी नजरों से देखता हूँ। देखना ही क्यों है साले, तू भी तो शादीशुदा है, ये बात भूल गया क्या? अबे तेरे जैसे कमीने भूलने कहाँ देते हैं। ये तू जा रहे अपना काम कर। मैं तो जाऊंगा ही साथ, तुझे भी ले जाऊंगा। चल चल निकम्मे। वीरू अजय को जबरदस्ती धक्का देते हुए उसके कैबिन में ले जाता है। वेरोनिका की शादी को 3 महीने हो चुके थे और उसके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद वो अपना ससुराल छोड़कर अकेले रहा करती थी। तो वहीं अजय शादीशुदा होने के बाद भी उसे पसंद किया करता था। कहीं ना कहीं वेरोनिका भी अजय को पसंद करती थी और दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक रोज अजय के ऑफिस ना आने पर वेरोनिका उसके घर जाती है और उसे देखकर अजय चौंक जाता है। तभी उसकी पत्नी आरजू वहाँ आती है। आप कौन? अजय, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? ये क्या सोचकर यहाँ टपकी? आपके होठ क्या सिले हुए हैं, बोलते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, वो मैं इनकी दोस्त हूँ। इनके साथ ऑफिस में ही काम करती हूँ। आज ये ऑफिस नहीं आए थे तो मैं इनसे मिलने चली आई। हाँ हाँ, वही तो दोस्त है मेरी। वेरोनिका नाम है इनका। ओह, लेकिन घर तक आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कोई बीमार नहीं है, वो बस मेरे कहने पर एक दिन का ऑफ लिया है इन्होंने। वो क्या है ना, मेरी मतलब ऑफिस में सभी की बहुत चिंता करती है और फिर मैं फोन करना भी भूल गया था ना, इसीलिए फिक्र में घर तक आ गई। तुम भी ना, अरे चाय पानी तो पूछ लो। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर आरजू कमरे में जा ही रही थी कि तभी अजय वेरोनिका का हाथ पकड़ उसे दरवाजे की तरफ ले जाता है। ये देखकर आरजू किचन के रास्ते से यू टर्न लेकर सोफे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। वेरोनिका, घर पर आने की क्या जरूरत थी? हाँ तो तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तुम जानते हो ना, तुम्हारे बिना मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता। धीरे बोलो, आरजू ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अजय, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो मतलब नहीं रह सकती। या तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना मैं अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ जाती हूँ। अरे बात को समझो। अजय किसी तरह वेरोनिका को समझाकर वहाँ से भेज देता है, लेकिन उनकी सारी बातें सोफे के पीछे छुपी आरजू सुन लेती है और अपने मन में कहती है, पता था मुझे, ये आदमी सुधरने वालों में से नहीं है। लक्षण ही ठीक नहीं है ना इनके। न जाने कौन सी मनूस गड़ी में 7 फेरे पड़ गए मेरे इनके साथ। बताओ, ऑफिस में सौतन बना रहे हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा जल्दी। आरजू दोनों के बारे में जान तो जाती है, लेकिन इस बात से अनजान बनने का नाटक करती है। एक रोज जब वो मार्केट से सब्जियां ले रही थी, तभी उसकी नजर वेरोनिका पर जाती है, जो फोन पर बातें करते हुए
एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है और निकल जाती है। तभी आरजू उस औरत को संभालते हुए कहती है, आंटी जी आप ठीक तो हैं? लोगों को भी ना फोन पर बात करते हुए दुनिया ही नहीं सूझती। हाँ हाँ बेटी मैं ठीक हूँ। अरे बेटी लोगों को क्या दोष देना, मेरी अपनी बहू ही मुझे टक्कर मार कर निकल गई और मुड़कर देखा भी नहीं। बहू? वो वेरोनिका आपकी बहू है? हाँ लेकिन बेटी तू उसका नाम कैसे जानती है? वो छोड़िए आंटी, ये जो आपको टक्कर मार कर गई ये सच में आपकी बहू है? कहीं आपसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे बेटी इस नासपिटी को कैसे भूल सकती हूँ मैं, ये मेरे बेटे की विधवा है। वो अलग बात है कि ये अलग रहती है। सुजाता की बात सुनकर आरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो वेरोनिका के बारे में सुजाता से सब कुछ पूछती है। साथ ही अपने पति के साथ उसके चक्कर की बात भी बता देती है, जिसे सुनकर सुजाता दंग रह जाती है। तभी वो सुजाता से कहती है, आंटी जी देखिए, मैं अपना घर इस सौता नाम की बला की वजह से टूटने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इतना कहकर आरजू सुजाता के कान में कुछ कहती है और उसे अपने घर ले जाती है और अजय के पूछने पर उसे अपनी दूर की मौसी की सहेली बताती है। कुछ दिनों बाद ही वेरोनिका अचानक से वहां आकर अजय को अपने साथ चलने को कहती है। ओ हेलो, ये क्या जबरदस्ती हो रही है? अरे जबरदस्ती तो वो तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा है। मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे, इसीलिए वो मेरे साथ रहेगा। बकवास बंद कर, वो मेरे पति हैं, तेरे नहीं। और जो तू ये जबरदस्ती की सौतन बनना चाहती है ना, वो ठीक नहीं है। अजय तुम खड़े क्या हो, चलो मेरे साथ। तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो ठीक है, मैं अब से यही रहूंगी। वो बोल ही रही थी कि तभी बाहर से सुजाता घर में आती है और उसे देखकर वेरोनिका दंग रह जाती है और हैरानी से कहती है, सासू माँ आप? हाँ नासपिटी मैं यहाँ, पर तू आरजू बेटी के घर क्या कर रही है? वेरोनिका तुम इन्हें पहले से जानती हो? हाँ अजय, ये मेरी सौतन की सास जो है। वो अलग बात है कि ये चुड़ैल इनकी इज्जत नहीं करती। अपना मुंह बंद रखो। और लोग सही कहते हैं, सास की बहुओं की जिंदगी में दखल देने की आदत ना छूटती नहीं है। लेकिन ना तो ये आपका घर है और ना ही यहाँ आपका बेटा रहता है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चुप कर करमजली, मेरे यहाँ होने से तुझे क्या मतलब? मेरे बेटे को तो खा गई, अब इस भली लड़की के सुहाग पर नजर गड़ाए बैठी है। इसकी सौतन बनकर इसके घर में आग लगाने का काम कर रही है। आप होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? मुझे बस अजय से मतलब है और मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। वेरोनिका की जिद देखकर आरजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुजाता के चलते वो कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है, आरजू को अपनी सौतन और सौतन की सास के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ता है। एक रोज वेरोनिका शादी का कार्ड लिए हॉल में आती है और अजय को दिखाते हुए कहती है, अजय देखो हमारी शादी का कार्ड, कितना खूबसूरत लग रहा है ना? ओ सौतन महारानी, क्यों फालतू के पैसे फूक रही हो? तेरी शादी होने वाली तो है नहीं, और होगी भी तो उसमें आएगा कौन? अरे तुम तो आओगी ना। अब अपने पति की दूसरी शादी में आने का तो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्ज बनता है। अरे अपनी मुंह की कुंडी में कब तक ताले लगाए बैठे रहोगे? अब क्या सच में इससे शादी कर मुझे मेरी बर्बादी का नजारा दिखाओगे? आरजू अजय को सुना ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए सुजाता आती है और शादी के कार्ड पर पानी गिरा देती है। तभी वेरोनिका उसे साफ करते हुए कहती है, सासू माँ पानी पी रही हो या फैला रही हो? नालायक, जिस तरह से ये कार्ड खराब हुआ है ना, उसी तरह से तेरे कारण इन दोनों की जिंदगी खराब हो रही है। अरे किसी की सौतन बनने से अच्छा है तो जिंदगी में किसी का सहारा बन। बताओ, सौतन की सास में इतनी अकल है, लेकिन इस चुड़ैल में रत्ती भर भी नहीं। बस बहुत हो गया, मुझे अब डिवोर्स फाइल करना ही पड़ेगा। माना बहू कि तेरे अकेले की गलती नहीं है, इसका पति भी गलत है, लेकिन क्या तू मेरे बेटे की यादों को इतनी जल्दी भूल गई? कुछ नहीं तो ये बता कि किसी इंसान की जिंदगी में दूसरी औरत या सौतन बनकर जी पाएगी तू? अपनी सास की बात सुनकर वेरोनिका शांत पड़ जाती है और कुछ देर बाद खुद ही उस शादी के कार्ड को फाड़कर फेंकते हुए कहती है, शायद मैं भटक गई थी, लेकिन आपकी बात से मुझे सही रास्ता दिख रहा है। आरजू मुझे माफ कर दो। प्यार की चाहत में मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, किसी चीज की कोई परवाह नहीं करी। लेकिन सासू माँ ने मुझे सही कहा, तुम्हारी सौतन बनने से बेहतर है कि मैं अपनी सास का सहारा बनूं। वेरोनिका अपनी सास और आरजू से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है तो आरजू अजय को भी बहुत सुनाती है। साथ ही उसकी गलती के चलते 2 महीने उससे दूर अपने मायके में बिताती है।